हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम जानेंगे पॉलिटी के रिगार्डिंग, जो भी बीपीएससी सुपर टेट में पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं। तो पॉलिटी का टोटल 3 वीडियो आएगा, उसमें आपको कंप्लीट रहेगा। आप उतना तैयारी कर लीजिएगा, आपका मतलब तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं संविधान से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक, ये नोट है बना हुआ है सिर्फ बिहार सुपर टेट के लिए, जो मोस्ट वीवीआई है बस वही चीज़ इसमें लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो संविधान क्या एक कानूनी दस्तावेज है, और ये संविधान बनाने का विचार सबसे पहले कहाँ आया था? ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान था वो अलिखित संविधान था, यानी वो जो विचार तो आया लेकिन उस संविधान को लिखा गया नहीं था, बल्कि मौखिक ही चलता था। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है, तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना? तो सबसे पहले विश्व में जो लिखित संविधान बना था वो अमेरिका में बना था, यानी जो अमेरिका का संविधान था वो क्या था? सबसे पहला विश्व का लिखा गया संविधान था। तो अब यहाँ पे दो बात आता है, दो पद बहुत महत्वपूर्ण है, एक है प्रधानमंत्री का और एक है राष्ट्रपति का। तो जो प्रधानमंत्री का पद है इसका सृजन कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से, ठीक है। और सबसे पहला जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल था। उसी तरीक़ा से जो राष्ट्रपति का पद है इसका सृजन कहाँ से हुआ है? अमेरिका से, ठीक है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो यहाँ पे एक बात और हमको याद रखना होगा कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। और ये जिस समय में संविधान बना था उस समय में टोटल इसमें कितना आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितना थे? 345 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी तत्काल अभी कितना है? अभी अनुच्छेद की संख्या टोटल कितना हो गया? 450 से अधिक है, जिसमें 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब हमको इसमें सुपर टेट के रिगार्डिंग पढ़ना क्या क्या चीज़ है वो हम आपको टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना जरूरी है। तो इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी क्या विशेषता है। संविधान के प्रस्तावना के रिगार्डिंग हमको पढ़ना है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है और ये भाग 1 में आता है। नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 और ये भाग 2 में आता है। मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 और ये भाग 3 में आता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 351 से 300 अनुच्छेद 36 से 51 तक और ये भाग 4 में आता है। उसी तरीक़ा से मूल कर्तव्य ये किस में आता है? अनुच्छेद 51 क में। और टोटल मूल कर्तव्य कितना है? आगे ये सब को बारी बारी से आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या जानना है? संघ की विधायिका, संघ की जो विधायिका हो गया, संघ की कार्यपालिका हो गया, संघ का न्यायपालिका। इसके साथ साथ राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। और फिर और दो चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट और हमको आगे क्या पढ़ना है? एक संवैधानिक इकाई, ठीक है ना, संवैधानिक इकाई और गैर संवैधानिक संस्था। तो संवैधानिक इकाई में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना होगा? पंचायती राज, जिसका वर्णन का अनुच्छेद 40 में और अनुच्छेद 243 में। फिर निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329। तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 263 में। फिर उसके बाद है वित्त आयोग, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 280 में, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। गैर संवैधानिक संस्था में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए? नीति आयोग, जिसका वर्तमान नाम है, पहले इसका नाम था योजना आयोग था। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी और क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमको जानना जरूरी है। यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि राज्य, मतलब राज्य, किसी भी राज्य को बनने के लिए कितना चीज़ का होना जरूरी है? 4 चीज़ होना जरूरी। इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य के पास क्या होना चाहिए? अपना भूभाग यानी अपना क्षेत्र होना चाहिए। उसके पास जनसंख्या होना चाहिए।
बिना जनसंख्या का कोई राज्य बन ही नहीं सकता, बिना क्षेत्र का कोई राज्य बन ही नहीं सकता है। उसके अंदर सरकार होना चाहिए और इसके साथ साथ संप्रभुता भी होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को ये ख्याल आता होगा कि ये संप्रभुता है क्या। तो संप्रभुता का मतलब हो गया नीति बनाने में, नीति का मतलब कोई भी नियम कानून जो बनाना होगा, ठीक है ना। नीति बनाने में किसी बाहरी देश का कोई प्रभाव ना होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। यानी कोई भी नियम कोई भी देश बना रहा है वो किसी के प्रेशर या दबाव में नहीं बना रहा है, बल्कि जो अपने देश के लिए जो जरूरी है, जो सही है, वो अपना खुद की मर्जी से बना रहा है, इसी को संप्रभुता कहा जाता है। और संप्रभुता का अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, बोर्डिन ने। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सरकार, तो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि सरकार 3 तरह की होती है। पहला राजतंत्र, जिसमें शासन किसका होता है, राजा का शासन होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जैसा पहले ज़माने में हमारे इंडिया में भी राजतंत्र था, लेकिन अभी जैसा मालूम है हमारे इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है। तानाशाही में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का ही शासन होता है। और लोकतंत्र, इसमें क्या होता है, इसमें चुनी हुई सरकार होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, चुनी हुई सरकार को ना चुना जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा बहुत ही फेमस परिभाषा है, जिसको अब्राहम लिंकन ने दिया था। इसने क्या कहा था लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र वो है जहाँ जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। यानी इसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन होता है। और इसी तरह लोकतंत्र के बाद आ जाओ, मतलब जैसे ये गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश में राष्ट्र या राज्य का, किसी भी देश का मतलब जो प्रधान हो, यानी हेड जो होता है, उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। मतलब उसको चुना जाता है, ना कि वो किसी के या तो वो मनोनीत हो सकता है, ना ही पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है, बल्कि उसको क्या होता है, उसका निर्वाचन होता है। इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया भारत है, ये भी एक क्या है, गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। हमारे देश में संसदीय प्रकार की लोकतंत्र है। अब ये हम जानेंगे अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक, यानी ये जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये व्यवस्था अमेरिका में, कहाँ है, अमेरिका में, और सब जगह, लेकिन सबसे पहले इसका शुरुआत अमेरिका में हुआ था। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक ना। और यहाँ है ना प्रधानमंत्री पद नहीं होता, और जहाँ होता भी हो तो उसको उतना पावर मिला नहीं रहता। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा पद होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसीलिए आप कभी भी अमेरिका का प्रधानमंत्री नाम नहीं सुने होएगा, ठीक ना। तो और इसमें क्या होता है, जो न्यायपालिका होती है वो सबसे सर्वोच्च मानी जाती है। इसी तरीक़ा से संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसमें क्या होता है संसदीय में, इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति, किसके प्रति, विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। और इसमें संसदीय प्रणाली में क्या होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है वो किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है ना। और भारत में राष्ट्रपति होते हैं, जो क्या होता है, जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होता है उसी के सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। अब लोकतंत्र की प्रकृति, तो लोकतंत्र में टोटल 3 प्रकार की प्रकृति होती है। मतलब लोकतंत्र किस टाइप का होता है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो लोकतंत्र में 3 प्रकृति होती है। पहला एकात्मक शासन, ठीक। एकात्मक शासन में क्या होता है, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण, शक्ति का बंटवारा नहीं होता। यानी सत्ता है ना किसी एक जगह क्या होता है, केंद्रीकृत होता है। इसमें सत्ता का क्या होता है, बंटवारा नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ब्रिटेन में। हमारे भारत में सबसे सर्वोच्च किसको माना गया, संविधान को। और भारत में सारी शक्ति किसके पास होती है, भारत के लोगों के पास होती है। तो अब चलिए जानते हैं अब संघात्मक शासन। तो संघात्मक शासन में क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है,
ठीक है ना। यानी शक्ति का क्या होता है, विभाजन होता है, एक जगह केंद्रित नहीं रहता। और इसका संघात्मक शासन का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं अमेरिका में देख सकते हैं। उसी तरीक़ा से थर्ड है अर्धसंघात्मक शासन। तो अर्धसंघात्मक शासन हमारे इंडिया में यही चलता है, ठीक ना। अर्धसंघात्मक शासन, इसमें क्या होता है, ऐसी व्यवस्था है जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण और शक्ति का क्या होता है, विभाजन होता है, लेकिन केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्ति होती है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा शक्ति किसके पास रहेगा, शक्ति का तो बंटवारा होगा लेकिन ज़्यादा शक्ति केंद्र के पास रहेगा, ठीक है। और केंद्र के पास और राज्य के पास मतलब केंद्र से कम रहेगा। और इस व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन है, कनाडा है, ठीक है ना। और भारत ने इसे अपनाया है और हमारे भारत में अभी यही चल रहा है। नेक्स्ट है केसी व्हीलर। और सबसे पहले किसी ने कहा था कि हमारे देश में मतलब भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, तो केसी व्हीलर जी ने बोला था कि भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। अब तो ये तो हम जान लिए कि हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के टोटल 4 स्तंभ माना गया है, यानी 4 पे टिका हुआ लोकतंत्र। ये चारों में से एक भी गड़बड़ होगा तो समझ चाहिए कि क्या होगा, लोकतंत्र पर खतरा आ जाएगा। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ, पहला विधायिका जिसका काम क्या होता है, कानून बनाना। कार्यपालिका जिसका काम क्या होता है, कानून को लागू करवाना। तीसरा न्यायपालिका, इसका क्या काम होता है, ये देखना कि संविधान के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीडिया। इसका तो रोल आप लोग जान ही रहे कि अभी किस तरीक़ा से चल रहा है। तो जिसका उल्लेख, और ये मीडिया के बारे में उल्लेख कहाँ किया हुआ, 1901 क में। एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है कि मीडिया का वर्णन कहाँ किया गया, तो 1901 क में किया गया है, ठीक। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हमारे पास जो संविधान है वो एक दिन में बन के नहीं आया, इसको बनने में बहुत सारा वक्त लगा, ठीक ना। तो संविधान का विकास के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। तो विकास को हम 2 तरह यानी 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो रेगुलेशन एक्ट, जो मतलब अंग्रेजों के द्वारा समय समय पे लाया जाता था, और दूसरा जो संविधान सभा के माध्यम से बना था, ठीक है। तो रेगुलेशन एक्ट को भी हम 2 प्रकार से बांटेंगे। एक तो 17 से रेगुलेशन एक्ट जो टोटल था 1773 से 1947 तक, ठीक है ना। इसमें भी 2 तरीक़ा से हम देख सकते हैं, यानी 2 भाग में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो 1773 से 1853, नहीं यहाँ पे हाँ 1853 बोल सकते हैं, और एक 1858 से 1947 तक। तो जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो पहला एक्ट बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें यानी क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या चीज़ बोला गया था, उसको हम जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ था, तो ब्रिटिश, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्रिटिश संसद के, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद के द्वारा सबसे पहले इसी एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया था। यानी जो कंपनी जो यहाँ शासन करता था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा सबसे पहले कौन एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और यह 1774 से काम करना आरंभ किया था, ठीक है ना। पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, कहाँ बना था, कोलकाता में, ठीक है ना। और ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर इम्पे थे। इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और उस समय में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय का बंगाल का गवर्नर, ठीक है ना, जो था उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट बस वही बताएंगे, ज़्यादा मतलब जानने का जरूरी भी नहीं है। इसमें क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है ना। इसमें क्या किया था, 20 वर्ष के लिए व्यापार के विस्तार कंपनी को दे दिया, यानी कंपनी को एकाधिकार दे दिया कि 20 साल वो और है ना व्यापार इंडिया में कर सकता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पे आप आ जाइए, चार्टर एक्ट 1813।
कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दे। जो 20 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया था उस पर कंपनी को कि मतलब उसका एकाधिकार रहेगा इंडिया में बिजनेस करने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी दो चीज़ पे है ना एकाधिकार बना हुआ था, एक तो चाय पर, एक जो चीन के साथ जो व्यापार करता था इस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, ईसाई धर्म प्रचारक जो था उसको है ना धर्म प्रचार के लिए इंडिया में जाने का मतलब अनुमति दे दिया। और शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस किस में बनना था, चार्टर एक्ट 1813 में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। 1813 में याद रखिएगा 1 लाख रुपया दिया गया था मतलब एजुकेशन से रिगार्डिंग, ठीक ना। और 1833 में क्या किया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण तरीका से क्या किया गया, प्रतिबंध कर दिया। जो मतलब उस पर जो चाय और चीन पे जो एकाधिकार था उसको भी क्या किया गया, इसमें पूरी तरीका से ख़त्म कर दिया गया। और नेक्स्ट है इसी समय अब क्या किया गया था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कौन था, अभी कुछ देर पहले बताए, देख लीजिएगा। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल को अब क्या कहलाने लगा था, भारत का गवर्नर जनरल। कब से, 1833 एक्ट के तहत। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था, ठीक है ना। विलियम बेंटिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। यहाँ पे गौर से देखिएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और ये पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसी एक्ट में विधि सदस्य जो मतलब कानून बनाने के लिए एक सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसी एक्ट के तहत चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक योग्यता आधारित भर्ती नीति की शुरुआत की, यानी एग्ज़ाम पास करके मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कर्मचारियों की अभी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। इसी में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे सेकेंड पार्ट 1857 से 1947। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1857 में क्या हुआ था, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। जिसके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो यहाँ का शासन था उसका अधिकार छीन करके ब्रिटिश संसद खुद ले ली थी, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम जानेंगे। अब यहाँ से जो भी नियम आएगा वो क्या कहलाएगा, भारत सरकार अधिनियम। तो पहला कौन था, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या किया गया, कंपनी के शासन का अंत हो गया, ठीक है, और सारी शक्ति ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई। और जो भारत का गवर्नर जनरल पद कहलाता था इसको अब नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे तो भारत के पहले वायसराय कौन थे। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग थे। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, क्या कि गवर्नर जनरल पहले बोला जाता था, इसलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी के साथ साथ ये किया गया कि भारत सचिव जो एक पद का मतलब सृजन किया गया, भारत सचिव। तो भारत सचिव नाम पद का सृजन हुआ जिस पर चार्ल्स वुड पहले व्यक्ति थे, यानी भारत के पहले भारत सचिव कौन थे, चार्ल्स वुड थे। और भारत सचिव को सहायता देने के लिए टोटल 15 सदस्य का एक परिषद बनाया गया। अब और ये जो भारत सचिव था, जो भारत का जो सचिव था, ये किसके प्रति उत्तरदायी था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इस एक्ट की घोषणा कब की गई थी, 1 नवंबर 1858 को। और कहाँ की गई थी, इलाहाबाद में। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सबको याद कर लीजिएगा। और किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इतिहास में इसी को क्या बोला जाता है, महारानी की घोषणा तथा नवंबर की घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी घोषणा कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी संविभागीय प्रणाली की शुरुआत इसी एक्ट के तहत की गई थी। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई थी। इसी पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो ये होगा
परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या था, बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था कि भारतीय ना बजट पे मतलब क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि बजट किस टाइप का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अब ये भारत परिषद अधिनियम, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट भी आए। इसी को बुलाया था मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो इस मॉरले मिंटो इसलिए नाम पड़ा कि इस समय के जो भारत सचिव थे कौन थे, मॉरले थे, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला गया मॉरले मिंटो। इसमें इम्पोर्टेंट हुआ क्या था, तो इसमें ना ये हुआ था कि मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ठीक है। इसलिए मिंटो वन को भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन क्षेत्र इसलिए दिया गया था कि हिंदू और मुस्लिम में हमेशा कलेश बना रहे और जिससे भारतीयों को जिससे अंग्रेजों को भारत में शासन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम, यानी इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। वो था मार्लो मिंटो 1909 और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका भी नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि भारत के सचिव समय कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हुआ था कि प्रांतों में दोहरी शासन की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, प्रांतों में दोहरी शासन की शुरुआत हुई और पहली बार उत्तरदायी शासन को स्थापित किया गया, ठीक है। और दूसरा ये इसमें काम हुआ कि CAG यानी जिसको क्या बोला जाता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक के पद का भी सृजन इसी एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ पहली बार महिलाओं को मत देने का भी अधिकार दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत। और न्यूजीलैंड पहला विश्व का देश था जिसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना, कि सबसे पहले महिलाओं को मत यानी मत का मतलब वोट देने का अधिकार किस देश में दिया गया था, न्यूजीलैंड में दिया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान जो अभी हमारा जो संविधान बना हुआ है या जो भी संविधान सभा के द्वारा जो बन के तैयार किया गया, तो इसी में से 2/3 हिस्सा लिया गया, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से लिया गया। इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें तो सबसे पहले प्रांत को स्वायत्त कर दिया गया है, मतलब वो अपना फैसला खुद से ले सकता है। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की नींव डाली गई जो मूर्त रूप नहीं ले सके, यानी ये एक ऐसा मतलब अखिल भारतीय संघ की नींव डाली गई, लेकिन वो इस टाइप का कोई भी संघ ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे नहीं बन सका। और इसी के साथ साथ संघीय न्यायालय की नींव रखी गई और भारत एवं म्यांमार को अलग कर दिया गया। मोस्ट भी आए यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया, अलग किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस एक्ट के प्रावधान को कब से लागू किया, 1937 से। बना तो 1935 में इसका नाम है, लेकिन इसको लागू कब से किया गया, तो 1937 से लागू किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कैबिनेट मिशन जो था 1946। तो इसमें क्या किया गया, संविधान सभा का प्रावधान किया गया कि जो संविधान निर्माण करेगा, जो मतलब संविधान बनेगा वो इसी योजना के तहत कहा गया कि एक है ना संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मांग से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, इनकी मांग को जो ये बोला इसको इनकार कर दिया। अब ये हम देखेंगे जो कैबिनेट मिशन की वजह से जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के, तो अध्यक्ष थे लॉरेंस थे, ठीक है ना। और टोटल 3 सदस्य थे इसमें, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉरेंस थे, और 2 और थे क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। मोस्ट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। अब ये चलते भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नियम, ठीक है। इसका नाम क्या था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इसमें क्या था,
तो इस अधिनियम का मूल उद्देश्य माउंटबेटन, जो समय के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, के जून योजना कानूनी रूप प्रदान करना था, जिसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से ब्रिटिश का जो संसद था उससे प्रस्तावित कब किया गया, 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इस अधिनियम की क्या खास बात है, इस अधिनियम का खास बात ये था कि भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बनेंगे, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत यानी इंडिया क्या होगा, स्वतंत्र होगा। पाकिस्तान को कब स्वतंत्र किया गया, 14 अगस्त को, और हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है ना, इसको कब मतलब स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त को। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका 2 और पार्ट आएगा जिसमें आपको पूरा यानी ये तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और ये सुपर डेट के रिगार्डिंग आपको मतलब कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको अलग से तैयारी करने का ज़रूरत पॉलिटी के रिगार्डिंग नहीं होगा। तो चलिए इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरीक़ा से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। इसी के लिए थैंक यू और सभी को शुक्रिया।